नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। वैश्विक भूख सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 111वें स्थान पर आ गया है, जबकि पिछले साल की अगर बात की जाए तो इसका स्थान 107वां था। तो हैरत की बात तो यह है कि इस बार भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों से भी पीछे चला गया है। 12 अक्टूबर को जारी भारत को 28.7 स्कोर के साथ में भूखमरी के मामले में गंभीर स्थिति वाला देश बताया गया है। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में पाकिस्तान 102वें स्थान पर, बांग्लादेश 81वें स्थान पर है, जबकि नेपाल 59वें स्थान पर है और साथ ही श्रीलंका 60वें स्थान पर है। यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स ग्लोबल, रीजनल और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने का एक टूल है और इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि जीएचआई की 2023 की सालाना रिपोर्ट आ गई है। भारत 125 देशों में 111वें नंबर पर है। वहीं पिछले साल ये रैंक 107 थी। इतना ही नहीं, भारत में सबसे ज्यादा चाइल्ड वेस्टिंग रेट या बाल कुपोषण की स्थिति भी देखी जा रही है और ये 18.7% है। भारत की स्थिति साल 2022 से और भी ज्यादा खराब हो गई है और पिछले साल इस सूचकांक में भारत 107वें स्थान पर था। 125 देशों में 111वें नंबर पर भारत, पिछले साल 107वीं थी रैंक। 28.7 जीएचआई स्कोर के साथ गंभीर स्थिति वाला देश बना भारत। हंगर इंडेक्स की लिस्ट में पाकिस्तान की रैंकिंग 102, बांग्लादेश की 81, नेपाल की 69 और श्रीलंका की 60। अफगानिस्तान सूची में 114वें नंबर पर। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि किन पैमानों पर तैयार होती है ये रिपोर्ट। दरअसल कुपोषण को लेकर भी रिपोर्ट तैयार की जाती है कि किस देश की आबादी के कितने हिस्से में सही भोजन मिल पा रहा है। दूसरा ये है कि चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड स्टर्निंग यानी कि इस पैरामीटर को 5 साल के बच्चों पर लागू किया जाता है, जबकि तीसरा है बाल मृत्यु दर। इस इंडेक्स में ये देखा जाता है कि 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चों की आज समय मौत हुई है। इसके अलावा रिपोर्ट का आधार ये भी है कि इंडेक्स वेरिएशन महिला स्वास्थ्य पर भी रोशनी डालता है। भारत में महिलाओं की एक बड़ी आबादी एनीमिया यानी कि खून की कमी का शिकार है। ताजी रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया है। इसके मुताबिक 15 से 24 साल की लड़कियों में एनीमिया की दर 58.1% है। इसका सीधा असर नवजात बच्चों पर पड़ता है। अगर माँ कमजोर होगी तो तय है कि बच्चा भी कमजोर होगा। माँ की उम्र कम होगी यानी किशोर उम्र में शादी होने पर भी बच्चे कमजोर ही पैदा होते हैं। भारत की चिंता या आपत्ति इसलिए भी तुरंत आई है क्योंकि श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल जैसे अपेक्षाकृत गरीब देश भी इस रिपोर्ट में हमसे आगे हैं। सच्चाई जो भी हो, लेकिन इस सच से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि भारत की बड़ी आबादी, अमीर गरीब के बीच में बढ़ती खाई, ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का अभाव, बाल विवाह, नतीजा कम उम्र में बच्चे आज भी चुनौती है। तो वहीं केंद्र सरकार कोरोना के बाद से ही करीब 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देता आ रहा है। अब देखने और सोचने वाले ये बिंदु भी महत्वपूर्ण है। जबकि आबादी 140 करोड़ बताई जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के दावे सही हों, लेकिन हंगर इंडेक्स को सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमबी नेटवर्क।
तो जिस तरीके से ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट सामने आई है उसको लेकर जो भारत की चिंता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरीके से 2022 की अगर बात की जाए तो भारत 107वीं रैंक पर था, लेकिन अगर अभी की बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से भारत सरकार ने कोरोना काल से ही अब जो लोगों को राशन देने की जो मुहिम चलाई थी, जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में राशन भी दिया जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके पूरे पोषण को लेकर भी अब जो रिपोर्ट सामने आई है वो किस तरीके से है, इस पर बेहद ही चिंता वाला विषय है। और सबसे हैरान करने वाला मामला यह भी है कि पाकिस्तान, जहां पर अक्सर तस्वीरें भी हमने देखी कि किस तरीके से वहां पर भूखमरी फैली है, उसके बाद पाकिस्तान भी हमसे अच्छी स्थिति में है। श्रीलंका, जहां पर आपातकाल की स्थिति पैदा हो गई थी, वहां पर भी तमाम तरीके की जो चीजें हैं उसके बावजूद भी जो श्रीलंका है वो भी हमसे आगे है। इसी के साथ आपको ग्राफिक्स के जरिए भी ये बताते हैं कि आखिरकार कौन से देश को कौन कौन सी रैंक मिली है। देखिए 125 देशों में भारत की अगर बात की जाए 111वां नंबर है। पिछले साल ये 107वीं रैंक थी, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की सालाना रिपोर्ट है। 28.7 जीएचआई स्कोर के साथ में गंभीर स्थिति वाला देश जो है वो भारत को बताया गया है। और हंगर इंडेक्स की लिस्ट में पाकिस्तान की रैंकिंग की बात करें तो वो 102 पर है, जबकि तस्वीरें भी सभी के सामने आई थी। वहीं बांग्लादेश की बात करें 81 पर है और नेपाल 69 पर है, जबकि श्रीलंका 60 पर है। यानी कि बेहद ही चिंताजनक ये तस्वीर और जो रिपोर्ट सामने आई है। अफगानिस्तान की सूची की बात करें तो 114वें नंबर पर है और उससे पहले की अगर बात करें तो भारत 111वें नंबर पर, यानी कि पिछले साल 107 और अब सीधे सीधे 111 पर। और इसी को लेकर भारत सरकार ने भी साफ तौर पर ये जो रिपोर्ट है इसको खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके के आंकड़े पेश किए जा रहे हैं रिपोर्ट में, ये भारत की स्थिति को सही से नहीं दर्शाता है, क्योंकि जिस तरीके से भारत सरकार ने अपना जो डेटा दिया है वो इस तरीके का नहीं था। और उसके बाद से या तो भारत को जिस तरीके से पोषण को लेकर ये जो रिपोर्ट पेश की गई है वो सही नहीं है, और इसी को लेकर भारत सरकार की तरफ से भी तमाम तरीके की बातें कही गई हैं। साथ ही बता दें कि केंद्र सरकार ने भी कहा है कि सूचकांक जो है वो गंभीर कार्यप्रणाली संबंधी मुद्दों से ग्रस्त है, जैसे कि दुर्भाग्यपूर्ण इरादों को इस दौरान दर्शाता है। सूचकांक में भारत की रैंकिंग को खारिज करते हुए भी भारत सरकार ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भी सूचकांक का जो ये रिपोर्ट आई है वो गलत है और गंभीर पद्धतिगत मुद्दों से ये ग्रस्त है। सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले जो 4 संकेतों में से, यानी कि बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है और पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व ये नहीं कर सकता है। यानी कि जिस तरीके से अगर बात की जाए कि 3000 जो रिपोर्ट के नमूने हैं उस पर पूरे भारत को लेकर हम नहीं कह सकते हैं। और इसी को लेकर अब भारत सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये जो रिपोर्ट है वो सही नहीं है। तो जिस तरीके से ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 का जो सालाना रिपोर्ट है वो सामने आई है, और देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान की रैंकिंग की बात कर ले 102 पर है और भारत जो है वो 111 पर आ चुका है। इसी पर खास चर्चा के लिए मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूं। मेरे साथ में बीजेपी नेता हैं बिनू मेनन और मोहिंद्र प्रकाश कांग्रेस नेता हैं, और साथ ही फॉरेन एक्सपर्ट मनराज गुजर मेरे साथ में। आप सभी का स्वागत है एएमबी नेटवर्क पर। चर्चा की शुरुआत मनराज जी आप ही के साथ में करूंगी। ये किस तरीके की रिपोर्ट है? पिछले साल 107 रैंक और अब 111, भारत सरकार भी इसको खारिज कर रही है। तो अगर माना जाए जिस तरीके से रिपोर्ट तैयार होती है, तो सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिपोर्ट किस आधार पर जो पेश की जाती है और उसके बाद अब भारत सरकार इसको खारिज कर रही है। पंकज जी, ये जो रिपोर्ट बनती है ये रिपोर्ट 2 संस्थाएं मिलकर बनाती है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरा है वेल्टुंगर हिल के। ये जो दोनों संस्थाएं, इन संस्थाओं के अंतर्गत अगर इसके डायमेंशंस को अगर हम देखें तो ये वेस्टर्नाइजेशन से इफेक्ट ज्यादा है। ये वेस्टर्न मापदंडों को उठाती है और उनको विकासशील और अलग विकसित देशों पर लागू करती है। ठीक, ये जितनी भी रिपोर्ट आती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इन रिपोर्ट्स का जो कंसर्न्स होता है सामान्य तौर पर ये होता है कि इस देश में इतनी इतनी ये समस्याएं और इस स्तर की है। लेकिन इन रिपोर्ट में हमेशा से ये देखा गया है कि भारत के खिलाफ, भारत के प्रति एक अलग दृष्टिकोण देखा गया है। भारत की सरकार ने हमेशा इनके आचरण पर, इनके नेचर पर सवाल उठाया है। और सवाल उठाने का कारण ये है कि वास्तविक मापदंडों को बैठकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े ऑफिस में बैठकर और वेबसाइट और गूगल देवताओं की सहारा लेकर आप रिपोर्ट के तरीके और नियमों को लागू नहीं कर सकते। आप भारत में आएंगे, भारत सरकार की स्थिति को देखेंगे तो भारत सरकार की योजनाएं पिछले कई सालों में अच्छी देखने को मिली है। और इसके स्तर पर भारत सरकार ने अपने स्तर पर जो एनालिसिस करवाया और अध्ययन किया उसमें पंकज जी हमें ये देखने को मिला है कि भारत अपने
प्रोग्रेसिव इन्वायरमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन रिपोर्टों के आचरण पर जो सवाल उठा जाता है वो इसलिए उठाया जाता है कि वास्तविक और ग्राउंड स्तर पर यह रिपोर्ट तैयार नहीं होती है। इन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य को उठाया, भूखमरी के स्टेटस को देखा और साथ में ये कंपैरिजन कर लेते हैं कि अच्छा पिछले साल इतना था तो इतना ये हुआ है। ये जो है ये पश्चिमी मानसिकता से ग्रसित रिपोर्टें होती हैं और इस रिपोर्टों में आज से नहीं, आज मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या अभी की सरकार, पहले की सरकारों ने भी हमेशा इस पर सवाल उठाया है। सरकारों का कहना यह होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आप आइए, आप अध्ययन करिए और समझिए। आप बाहर से बैठकर, अब मैं आपके ऑफिस से बैठकर आप बताएं कि ये चीज होने वाली है तो ये संभव तो है नहीं। ये क्या करते हैं कि पश्चिमी देशों के दबाव में आकर ऐसी रिपोर्टें तैयार करते हैं ताकि जो सपने विकासशील देश देख रहे हैं, अलग विकसित देश देख रहे हैं कि वह आगे जाए, अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि स्टेब्लिश तभी हो पाएंगे जब आप आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर तरीके से मजबूत हो। तो कहीं ना कहीं ये पश्चिमी मानसिकता से ग्रसित रिपोर्टें होती हैं। बिल्कुल, लेकिन मनराज जी, इस दौरान FAO की अगर रिपोर्ट की बात करें, क्योंकि वो भारत से जुड़ा हुआ है, तो इस दौरान ये भी कहना है ग्लोबल इंडेक्स का कि ये जो आंकड़े आए हैं वो भारत सरकार की तरफ से आए हैं, हमने अपनी तरफ से नहीं किए हैं। और जिन 3% की बात कर रहे हैं या जिस तरीके से 3000 नमूनों की बात जो की जा रही है भारत सरकार की तरफ से, तो ये आंकड़े तो भारत सरकार की तरफ से पेश होते हैं, उसके बाद रिपोर्ट तैयार होती है। देखिए पंकज जी, भारत सरकार रिपोर्ट कर रही है। भारत सरकार ने जो स्टडी की है तो भारत सरकार ने 3000 नमूने तो नहीं लिए, इन्होंने 3000 वही नमूने क्यों लिए? अब देखो, भारत सरकार की तो ईमानदारी होती है, किसी भी सरकार की ईमानदारी होती है कि वो सारे आंकड़ों को रखती है, पॉजिटिव, नेगेटिव सब। तो आप नेगेटिव इम्पैक्ट को उठाकर पूरी रिपोर्ट तैयार कर देंगे तो उस रिपोर्ट का व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या बच जाएगा? आप ये क्यों नहीं बता रहे कि बच्चों के कुपोषण के लड़ने के लिए भारत सरकार ने क्या किया है, कोविड-19 में भारत सरकार का योगदान क्या है, पूरी दुनिया ने देखा है। उसके अलावा भारत सरकार ने FOA के तहत किस प्रकार से खाद्य सुरक्षा की तरफ भारत सरकार लगातार बढ़ी है, भारत सरकार ने बच्चों को मिड डे मील जैसी योजनाओं को किस प्रकार से और व्यवहारिक बनाया जाए उस पर काम कर रही है। तो इन सब बातों को आप नहीं करेंगे, लेकिन भारत सरकार ने बता दिया इतने आंकड़े गलत हैं, ये हमारी कमजोर कड़ी है, उस कमजोर कड़ी को उठाकर आप पूरी रिपोर्ट तैयार कर देते हो ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की छवि धूमिल हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दिखाया जाए कि भारत अभी बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत कमजोर है, बहुत दयनीय स्थिति में। ठीक है मनराज जी, वापस लौटूंगी। बीनू मेनन जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। बीनू जी, जिस तरीके से भारत सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं और लगातार ये भी देखा है कोविड काल से कि 82 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, लेकिन इस दौरान जो ये इंडेक्स सामने आया, जो रिपोर्ट सामने आई, उनका ये कहना है कि हमने कैलोरी और जो मिनरल्स वगैरह जो दिए जाते हैं, जो खाली फूड देना नहीं है, जो बच्चों को चीजें जिससे उनका जो पोषण है वो बढ़े, वो शायद भारत सरकार की तरफ से जो पहल है वो नहीं की जा रही है। इसमें जो इनके एनालॉजी है, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमसे आगे, नेपाल हमसे आगे, श्रीलंका हमसे आगे, बिल्कुल चिंता का विषय है। औचित्य कितना है इसमें? जिस देश में 150 रुपए किलो आज गेहूं है, वहां पे हमसे अच्छी स्थिति। श्रीलंका में जो अवस्था जो है सबके सामने है, जहां लूटमार चल रही है, जहां की जनता त्राहिमाम बचा रही है, वहां की जो है स्थिति इंडिया से बेहतर बताई जा रही है। इंडिया वही देश जो फिस्कल ईयर 2021 में $20 बिलियन का जो एक्सपोर्ट करता है, खाना, फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है, उस देश में खाने की किल्लत। जिस देश जो है बाकी देशों को अर्थव्यवस्था में छोड़कर आगे बढ़ जाता है, 5वें पायदान में पहुंच जाता है, वो पीछे। तो वही बात हो गई, मेरी इनकम लाखों में है पर मेरे घर में भुखमरी है। और जिसके यहाँ पे बेरोजगारी है, जिसके यहाँ पे 1000 रुपए की कमाई नहीं है, वहां पे खाने की आपूर्ति है, ये तो वही बात हो गई। देखिए, इसी से जो है देश की जनता के सामने, पूरे विश्व के सामने इस जो डेटा है इसका औचित्य सामने आ जाता है। पोषण शक्ति जो डेटा है उसके माध्यम से सामने आया है, जो हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है वो 3.1% है, जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है। और ये जो मोर्टेलिटी रेट है वो मैलन्यूट्रिशन के कारण नहीं है, डायरिया और रेस्पिरेटरी डिजीजेस के कारण है ये जो मोर्टेलिटी रेट है। तो ये जो पूरा आंकलन है, इसकी क्रेडिबिलिटी में अपने आप में इससे सवाल उठ जाता है। जो देश एक्सपोर्ट कर रहा है खाने को, खाने के पदार्थ जो है एक्सपोर्ट कर रहा है, आज जो है प्रोडक्शन जो है, ये जो डेटा है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये फ्रूट प्रोडक्शन के इंक्रीज का डेटा है। जो अगर फ्रूट प्रोडक्शन बढ़ रहा है, आज अगर 88 करोड़ जो है
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है सुचारू है और 88 करोड़ फैमिलीज को, 88 करोड़ फैमिलियों को फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से खाना जा रहा है, फिर कैसे न्यूट्रिशन होगा? तो ये जो चीजें हैं, ये इंग्लिश में कहते हैं ना हम्बग, ये बकवास जो है जैसे लोगों के सामने है, देश में नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर में ये सामने है कि जो देश एक्सपोर्ट कर रहा है, जो सारे कंट्रीज को, डेवलप्ड कंट्रीज को मात देकर आज जो है 5वें पायदान में है, आज जिस ग्रोथ रेट जो है चाइना को मात देकर हमारा जो ग्रोथ रेट 6.1% ग्रोथ रेट है हमारा, उस देश में अगर आप कह रहे हो मेलन्यूट्रिशन है, तो ये अपने आप में इनकी क्रेडिबिलिटी सामने है। बिल्कुल ठीक है। बीनू जी वापस लौटूंगी, मेरे साथ में कांग्रेस नेता भी जुड़े हुए हैं। मोहिंदर जी, आप किस तरीके से इस इंडेक्स को देखते हैं? पहले तो मैडम गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। ये मेरे साथी जो बीजेपी के हैं ना, इनको एक्चुअली बेसिक्स मालूम नहीं है। अभी नए नए आए हैं पॉलिटिक्स में, 10-12 साल पॉलिटिक्स में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। मोदी जी की तरह ये इंटरनेशनल फ्रेम बनने के चक्कर में, जो इंटरनेशनल फ्रेम में कोई चीज इनके फायदे की आती है तो वो पूरा मीडिया चलाने लगता है, और ये भी आकर के बोलने लगते हैं साहब हमें वहां से अवार्ड मिल गया, विश्व गुरु बन गए, ना जाने क्या 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 क्या। खैर, मैं आपके आज के विषय पे आता हूँ, क्योंकि मोदी जी और उनकी जितनी भी योजनाएं हैं वो अप्रासंगिक हो चुकी हैं। हिंदुस्तान की जनता उनको भगाने के मूड में है और बहुत जल्दी वो प्रोसेस पूरी हो जाएगी। जहां तक ताल्लुक है ये इंडेक्स का, देखिए इन्होंने ना जाने मोर्टेलिटी रेट, ये जाने कितनी चीजें गिनाई। जिस देश में प्रधानमंत्री खुद स्वीकार करता है कि मैं 80-86 करोड़ लोगों को खाना खिलाता हूं, अगर मैं उन्हें खाना ना खिलाऊं तो वो भूखे मर जाएं। पहली बात, इससे अंदाजा लगा लीजिए वो कहना चाहते हैं। फिर एक बात आती है पर कैपिटा इनकम। हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम 2200 के आसपास है। 2200 रुपया सालाना, 2200 रुपया सालाना कह लीजिए, डॉलर कह लीजिए, ये कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। फिर भी हम कहाँ हैं? एक 51 रुपया रोजाना एक आदमी परिवार कमाता है, 251 रुपया हफ्ते का कमाता है, 4000 रुपया महीने का कमाता है। मैं अगर इनके इंडेक्स को भी लेके चलूं तो वो क्या खाएगा और क्या कमाएगा और क्या अपने आप के लिए बचाएगा? जो कंडीशन मोर्टेलिटी की है वो इसलिए है कि कुपोषण होता है। कुपोषण होने की वजह से रेस्पिरेटरी और ये दुनिया जहान की बीमारियां बच्चे में, उससे बड़े होने में और उसकी ऊपर की उम्र आते तक हो जाती है। बीमारियों के लिए स्वास्थ्य योजनाएं कैसी है हिंदुस्तान में आपको अच्छी तरह मालूम है। विश्व ने जिस रैंकिंग पर हिंदुस्तान को आज लाके खड़ा किया है, उससे पहले हिंदुस्तान अच्छी रैंकिंग पर भी हुआ करता था। तब क्या होता था? देखिए, हिंदुस्तान की जनता ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, ये सभी मानते हैं, लेकिन उस जनता को खाना खिलाने के लिए इंदिरा गांधी जी ने एक ग्रीन रिवोल्यूशन लाया था खेती के अंदर, जिससे हम खेती में आत्मनिर्भर हैं कि आज हम खाना खिला सकते हैं। ठीक है। क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कमा के देता है, लेकिन ना तो उस एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए उन्होंने कुछ किया। वो किसान बेचारे आत्महत्या करके बैठ के चले गए, उनके लिए ना जाने कौन से कानून लाए थे, फिर उन्होंने वापस ले लिए। ये ठीक है मोहिंदर जी, मैं वापस लौटूंगी आपके पास में। हाँ, नेटवर्क का थोड़ा इशू हो रहा है। नहीं, इनको आसानी से स्वीकार कर लेना चाहिए कि भाई ये जो इंटरनेशनल मैप आया, इसे सुधारने की कोशिश कैसे की जाए। ठीक है, ठीक है। मनराज जी, पिछले 15 सालों की अगर बात की जाए तो करीब 41 करोड़ लोग जो हैं वो भारत में गरीबी से बाहर निकले हैं और यूएन ने भी इसकी तारीफ की है। तो फिर इस तरीके से इंडेक्स का इस तरीके से ऊपर चढ़ जाना और 111वीं रैंक दे देना, क्योंकि धीरे धीरे जब यूएन भी तारीफ भारत की कर रहा है और ऐसे में इस तरीके की तस्वीर सामने आना, तो क्या लगता है क्या किसी राजनीति का हिस्सा भारत के खिलाफ? देखिए पंकज जी, जब कोई भी देश डेमोक्रेटिक स्तर पर प्रोग्रेस करता है तो सामान्य तौर पर वो अपने आंकड़े दिखाता है और वो कहता भी है कि उन्होंने ये काम किया, ये विकास के काम किया। अभी मोहिंदर प्रकाश जी बता रहे थे और जिस प्रकार में मोहिंदर प्रकाश जी को सुन पा रहा था, उन्होंने जो बातें रखी वो वाकई ठीक बातें हैं कि होना चाहिए कि ये बात है, इनको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मोहिंदर प्रकाश जी भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब पश्चिमी मानसिकता से बढ़ती संस्थाएं हमेशा पश्चिमी देशों को खुश करने के लिए, पश्चिमी देशों की राजनीति को फलीभूत करने के लिए इस प्रकार के आंकड़े पेश करते आई हैं। तो कांग्रेस के टाइम पीरियड में भी और उससे पहले भी भारत की सरकारों ने उसका अभी जब भी हमारे राष्ट्र की बात आती है, हमारे राष्ट्र हितों की बात आती है, तो बात ये नहीं है कि समस्याएं हैं हम मानते हैं, भ्रष्टाचार भी है, समस्या ये भी है कि हाँ वाकई में भूखमरी भी है,
लेकिन जो ये है कि हमने, भारत सरकार ने गरीबी रेखा से बाहर निकालने का प्रयास जिन लोगों को किया है, वाकई में वो प्रोग्रेसिव है, उन्होंने वाकई वो गरीबी के स्तर से ऊपर उठे हैं, ये बात हम मान सकते हैं। लेकिन एक बात जो डायमेंशन पर हमें यहाँ देखने को मिलती है कि पश्चिमी देशों का जो आचरण इन संस्थाओं पे हावी होता है, वो आचरण हमेशा ये निर्धारित करवाने का प्रयास करता है कि आंकड़े कैसे डिसाइड, इन आंकड़ों की पारदर्शिता क्यों नहीं बता देते, वो ये क्यों नहीं बताते इतने आंकड़े हमने इतने सैंपल यहाँ से लिए हैं, भारत के किस राज्य में कितनी ज्यादा गरीबी है, ये बात क्यों नहीं बता देते। ये भी एक सवाल है ना। भारत सरकार तो यही कहती है आप स्पष्टता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ आइए, क्योंकि आज हम जिस ग्लोबल एरा में और जिस ई गवर्नेंस के एरा में रह रहे हैं, तो आप ये स्पष्ट करिए ना। आप 3000 आंकड़े लेकर पूरे भारत के 125 करोड़ आबादी के 3000 आंकड़ों में ये डिसाइड कर रहे हो कि हाँ इतने लोग गरीब हैं और भारत की गरीबी रेखा की देखें ये है, भारत में इतने लोग भूखे मर रहे हैं। इस बात को सोचने की बात है, और इसीलिए ये राजनीति से ग्रसित मानसिकता लगती है आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन मनराज जी, लेकिन एनीमिया के जो मामले हैं वो उससे भी दरकिनार हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भी सब महिलाओं को लेकर, एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात होती है, लेकिन अभी भी उससे इतनी महिलाएं ग्रस्त हैं, तो क्या उसका असर इंडेक्स पे नहीं पड़ता है? क्या उसके लिए हमें काम नहीं करना चाहिए? बिल्कुल देखिए, समस्या ही बहुत है जब आप डेवलप बनने की तरफ जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2047 तक हम डेवलप होंगे, तो 2047 तक डेवलप होंगे तो 2047 तक की समस्याओं को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इंडिकेट करना पड़ेगा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत के स्वास्थ्य पर काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और भारत के संगठनों ने भी इस बात को रखा है कि महिला सशक्तिकरण बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारों से नहीं होगा। महिलाओं सशक्तिकरण के लिए महिलाओं की समस्याओं को देखना पड़ेगा। आज आप देखिए, सैनिटरी पैड्स की बात आप करते हो, शहरीकरण तक की क्यों करते हो, गाँव में क्यों सैनिटरी पैड्स की बात नहीं होती है? कितनी सारी महिलाएं इससे ग्रसित होती है। आप जाकर देखिए, आज भी सैनिटरी पैड्स उनके पास नहीं होती है, उनको कितनी सारी बीमारियां इससे होती है। तो बात यह है कि वास्तविकता है कि वास्तविकता सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं होगी पंकज जी, वास्तविकता को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, गांवों तक उनको जोड़ना पड़ेगा। और ये बात है कि हंगर इंडेक्स और समस्याएं, देखिए भारत सरकार ने बोला हमने आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की, ठीक है, अच्छी बात है, 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा है, लेकिन आयुष्मान भारत योजना के अध्ययन को आप देखेंगे तो कितने गरीब लोगों तक ये योजना पहुंच पाई है। आपके हॉस्पिटल का आचरण देखिए, आपके हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं अगर आप देखेंगे तो वहां स्वीकार ही नहीं करते, बाहर निकालते, धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं। तो बात यह है कि व्यवहारिक स्तर पर आपका जो ऑफिस है, आपकी जो संस्थाएं, उन संस्थाओं का बिहेवियर कैसा है, उन पर भी हमें काम करना पड़ेगा। बिल्कुल मनराज जी वापस होंगे। मोहिंदर जी, आप जिस तरीके से बता रहे थे कि जो बेसिक चीजें उन पर भी काम करना, और जैसे एनीमिया के जो मामले हैं वो भी बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे ये जो मामले इंडेक्स पर इसका भी असर पड़ता है, तो आप किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए मैडम, जैसे आज आप देख रही है कि होड़ लगी हुई है कि गैस का सिलेंडर कौन सस्ता देगा। आज केसीआर ने वहाँ तेलंगाना में कहा कि साहब मैं 400 रुपए में सिलेंडर दूंगा इलेक्शन जीत गया तो। महिलाओं के प्रति जो देश के अंदर अत्याचार है, आप ये देखिए कि किचन में काम करना शहर की औरत के लिए और गांव की औरत के लिए कितना डिफरेंस लेके आता है। उस बेचारी की जिंदगी, आंखें, सांस, छाती सब बीमारियों से ग्रसित हो जाती है सिर्फ खाना बनाने के मोस्टली। अगर आप आंकड़े देखें तो एनीमिया के इतने केस आपको मिलेंगे कि 50% हिंदुस्तान वही उसके लिए क्या काम करें? केंद्र सरकार तो काम जो भी है, आप केंद्र सरकार को लेकर या किसी भी, लेकिन राज्य सरकार की भी अपनी एक अहमियत होती है कि वो महिलाओं के लिए क्या कुछ ऐसा काम करें, क्योंकि ये राज्य सरकार से क्या, ये हर एक घर की कहानी है, तो इससे किस तरीके से निपटें? ये एक पॉलिटिकल नहीं, लेकिन हमें एक देश के लिए सोचना है कि आखिरकार हम महिलाओं को जब मजबूत बनाएंगे तभी तो आने वाली जो पीढ़ी होगी वो भी मजबूत होगी, वो भी कुपोषण का शिकार जो है वो नहीं हो पाएगी। आपने बहुत अच्छी बात कही। अगर महिला सशक्त होगी तो उसका होने वाला जो बच्चा है वो भी सशक्त होगा। और इसकी प्रक्रिया के लिए देखिए, देश में नारी के लिए 70 सालों में बहुत काम हुआ, उनके उत्थान के लिए बहुत काम हुआ सामाजिक स्तर पर, लेकिन आर्थिक स्तर पर जो काम होना चाहिए तो उसने गति नहीं पकड़ी। आप शहरों में रहने वाली हैं, शहरों के जो आपके काम हैं, शहरों की जो महिलाओं को सुविधाएं हैं, वो इसलिए मिलती है कि वो पढ़ी लिखी होती हैं। जब वो पढ़ी लिखी होती है तो पढ़ाई लिखाई जो है आपको एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हैं। ठीक। अब उसमें, हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही मोहिंदर जी। हाँ, उसमें एक व्यवस्था, आप उस व्यवस्था के अंग बन जाती है। आपकी पढ़ाई लिखाई एक प्लेटफॉर्म आपको देता है जहां आप रक्षा करना जानती हैं, अपने अधिकारों को जानती हैं।
परिवार भी जानता है कि मेरे को लड़की के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, पढ़ाई अच्छी करके अच्छी जगह शादी करनी है। हाँ। लेकिन गांव में क्या होता है, रूरल सेक्टर में अभी आर्थिक शक्ति औरत नहीं बन पाई। आर्थिक लेकिन कहाँ कमी है, कहाँ कमी है जिस वजह से नहीं बन पा रही है? ये देखिए, सभी पॉलिटिकल पार्टियां हैं इसमें शामिल। हाँ। अभी इन्होंने वुमेन रिजर्वेशन बिल पास किया। हाँ। उसको लागू कब करेंगे? 2029 से। अब सारी पार्टियां कह रही हैं, अब देखो आप क्या चाहती है, विनिंग कैंडिडेट को टिकट देना है। अब औरत विनिंग नहीं है, ये आप कैसे मान लेते हैं? ठीक है, जब आप ओलंपिक में भेजेंगे ही नहीं। ठीक है महेंद्र जी, समय कम है, बीनू मेनन से जवाब ले लेती हूँ। बीनू जी, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात है, लेकिन जो बेसिक चीज है जहां पर महिलाएं सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, जो कि आने वाली पीढ़ी भी उन्हीं महिलाओं पर ही है, और इस दौरान अगर बाल विवाह की बात करें, बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी भी है, तो इन सब चीजों से आखिरकार कब निकलेंगे बाहर? क्योंकि इंडेक्स भी इसी पर डिपेंड करता है। एक जैसे महिलाओं के लिए, माताओं के लिए क्या है, मातृ वंदन योजना के तहत जो है 5,000 रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। ये हम काबिल साथी कांग्रेस से हम पर सवाल उठा रहे हैं, तो ये तो घोटाले होते थे। राजीव गांधी जी ने खुद एडमिट किया, केंद्र से 1 रुपए जाता है, नीचे 15 पैसे पहुंचता है। तो ऐसे व्यक्ति किस चीज को लेकर दावा ठोकते हैं? और गरीबी हटाओ की ये बात कर रहे थे, इंदिरा गांधी जी से लेकर आज तक जो है, ये एक झोपड़ी के सामने इलेक्शन टाइम पे झोपड़ी के सामने फोटो खिंचाते हुए नजर आते थे कि भाई गरीबी हटाओ। राहुल गांधी भी दिखाई दिए झोपड़ी के सामने गरीबी हटाओ करके। पर गरीबी तो जनता की हटी नहीं, इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं की, इनके नेताओं की हटी, और कुछ नहीं हुआ। हमारा जो कार्यक्रम है, जो भी ट्रांसफर है, वो डायरेक्ट बैंक में जाता है, लाभार्थी के बैंक में पैसा जाता है। चाहे अगर लाभार्थियों के बैंक में पैसा जाता है बीनू मेनन जी, लेकिन इस दौरान आप ये देखिए ना, महिलाओं को लेकर ये जो चीजें योजनाएं चल रही हैं, ठीक है, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में महिलाएं ग्रसित हैं। जो है मिडिल इनकम, जो मिडिल फैमिली थे, मिडिल क्लास फैमिली था, उनका इनकम 4.4 लाख था। हाँ। आज जो है जो है 13 लाख है। तो अगर लिविंग स्टैंडर्ड्स में इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो ये हमारी पीठ थपथपाने की बात है। हमारा देश को लूट कर जो है, और ऑयल बॉन्ड जो है 1.5 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड साइन करके प्राइसेस कंट्रोल कर रहे थे, जिसका पैसा आज भी हम भर रहे हैं। आज इस साल जो है 31.150 करोड़ जो है, हमने उस ऑयल बॉन्ड का पैसा बढ़ाया है। अगले फाइनेंशियल ईयर में 52 करोड़ समथिंग भरेंगे। उससे अगले साल 36 हजार करोड़ जो है ऑयल बॉन्ड का इंटरेस्ट भरेंगे। बिल्कुल, देश को बिल्कुल बीनू जी, समय के कम होते हैं, यहीं पर मुझे चर्चा को रोकना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेरे साथ चर्चा में जुड़े। और देखिए, जिस तरीके से अब हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके बाद से लगातार जो है, अब भारत की रैंक की अगर बात की जाए तो पिछले साल 107 थी, जो अब 111 पर पहुंच चुकी है। लेकिन भारत सरकार की बात की जाए तो भारत सरकार का यह भी कहना है कि मात्र 3,000 लोगों के इस दौरान अगर रिपोर्ट से इस तरीके की रिपोर्ट भारत के लेकर पेश की जाती है, तो ये बेहद ही चिंताजनक है, क्योंकि ये मान्य नहीं है। भारत अब उस श्रेणी में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अब ये हंगर रिपोर्ट सामने आई है, उसको लेकर भारत सरकार ने पूरे तरीके से इसको खारिज कर दिया है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एएमबी नेटवर्क। नमस्कार।